नमस्ते। हे राम टू जय श्री राम अंतिम पड़ाव पे आज 20वें चैप्टर की बात करेंगे, जो इस पुस्तक का आखिरी चैप्टर है। चैप्टर 20 है जय श्री राम। राम टेम्पल यस बट हुज राम राज्य, गांधी और मोदीज। इस वाले चैप्टर में मूल रूप से जो मंदिर है उसके बनने की पूरी प्रक्रिया और कैसे टूटा, उस सब पे एक तरह से कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है। देखिए, दो चीजें हैं। बाबरी मस्जिद थोड़ी टूटी और उसके बाद एक चीज और आ गई जिसको आप कह सकते हैं कि भावनात्मक सच। एक सच हम लोग जानते थे जो फैक्ट्स पे होता है, फिर अब कहा जाने लगा नहीं, इमोशनल ट्रुथ। अगर मेरे भाव ऐसे कहते हैं तो उसको ही सच माना जाने लगा। मैंने उसमें कुछ चीज़ों की बारीकी से बात कही है। जैसे पुलिस है, पुलिस का पास 3 तरह के से कार्रवाई करती है, बोली, डंडा और गोली। उसको मैंने डिटेल कहा है, वो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ भाई। पहले बातचीत करती है तो डांटती फटकारती है, फिर थोड़ा डंडा फटकारती है और फिर लास्ट उसका वो होता है गोली चलाना। और वो भी गोली पहले हवा में और फिर सामने। ये जो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन था 1992 दिसंबर में, उसके बाद रॉयट्स हुए देश में और फिर मार्च 1993 में मुंबई ब्लास्ट के नाम से है। हालांकि उसके 4-5 दिन बाद कलकत्ता में भी एक ब्लास्ट हुआ, लेकिन वो मुंबई ब्लास्ट जो था वो भी उसी की कंटिन्यूटी थी। जो मुसलमानों का मूल रूप से जो उनको कहीं, जिसको कहते हैं ना, दे हैव अ कंप्लेन, कि उनका बेसिक ये है कि भाई जो हिंदुओं की भीड़ अयोध्या में जाके बाबरी मस्जिद को गिरा रही थी, तो गोली तो छोड़ ही दीजिए, डंडा भी छोड़ दीजिए, बोली तक नहीं कही। मतलब उनको रोकने की भी कोई प्रयास नहीं किया गया था इस तरह का। और उसके अगेंस्ट जब मुसलमानों ने इसका प्रोटेस्ट किया या किया, तो उनको ना बोली ना डंडा, उनको साथ गोली चलाई गई। क्योंकि इस उसमें करीब ऐसा मोटे अंदाज से करीब 1000 के आसपास लोग इसके, जो बाबरी मस्जिद के बाद रॉयट्स हुए उसमें लोगों ने जान गंवाई थी। सबसे ज़्यादा नंबर महाराष्ट्र में था, 259। चूँकि वहाँ बीजेपी शिवसेना थी और ऐसा बाल ठाकरे साहब ने कहा था कि ये उनके शिव सैनिक गए थे, तो वो सबसे ज़्यादा एग्रेसिव वहाँ थे। नंबर 2 पे गुजरात था, जो बीजेपी रूल्ड स्टेट है, 246 लोग, 246 लोग। ये ऑफिशियल आंकड़े हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इतने लोग मरे थे। उत्तर प्रदेश में 201 ही लोगों की हुई, हालांकि सारा कुछ यहीं यूपी में हो रहा था, लेकिन यहाँ चूंकि प्रेसिडेंट रूल लग गया तो इसलिए स्थिति थोड़ी कंट्रोल में हो गई थी। राजस्थान, एक बीजेपी रूल्ड स्टेट, बहुत अच्छे से कंट्रोल किया था और उसका सारा जो श्रेय है वो वहाँ के उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे भैरव सिंह शेखावत, उन्होंने टाइमली वो करके मतलब जान माल को बहुत रोका था। और वहाँ 48 डेथ्स थी। वेस्ट बंगाल में 32, कम्युनिस्टों का राज था इसलिए वहाँ बात वो नहीं था। सबसे अच्छा पूरे देश में अगर किसी ने उस किया, जो आज लोग भूल जाते हैं, बिहार में लालू प्रसाद, क्योंकि उत्तर प्रदेश से लगा हुआ हिंदी भाषी क्षेत्र, वहाँ पे केवल 24 लोगों की डेथ हुई थी। और लालू प्रसाद यादव का उस समय जो वीआईपी ड्यूटी में जितने पुलिस वाले थे उनको विड्रॉ किया था और उसने एक्स्ट्रा एहतियात बदल के एज चीफ मिनिस्टर उन्होंने अपने हाथ दंगा और जान माल की रक्षा की थी। केरल में केवल 12 लोग मरे थे। मैं एक चीज़ मैंने इसमें और कही है जो आपको कभी कभी आउट ऑफ वहाँ पे जब आप जाएंगे तो वो लगेगा। हिंदुस्तान में शाहरुख खान जो एक्टर हैं, स्टार हैं, वो वही टाइम है 92-93 में जब वो उन्होंने हिंदी फिल्मों में उनका पदार्पण हुआ था। उनकी पहली फिल्म जो डेब्यू फिल्म थी दीवाना, उसको 1992 में फिल्म फेयर अवार्ड एज बेस्ट डेब्यू मिला था। और फिर उन्होंने जिसको कहते हैं बैक टू बैक 9 सुपर हिट्स दी थी। चमत्कार, राजू बन गया जेंटलमैन, किंग अंकल, बाजीगर और डर। लास्ट वाली डर थी जिसमें उधर बेस्ट डेब्यू दीवाना और फिल्म फेयर अवार्ड फिर उनको डर के लिए मिला था एज बेस्ट एक्टर। ये मैंने इसलिए समझाने की कोशिश की है कि 92-93 में ये सब हो जरूर रहा था देश में, लेकिन समाज नहीं बटा था। ये नहीं हुआ था जो आज की तारीख में कहा जाता है ना कि हिंदुओं से कहा जाता है कि भाई आप मुसलमानों की पिक्चर मत देखिए और उसको वो करिए। कुछ इस तरह विवेक अग्निहोत्री लाते हैं तो उसको हमारे हिंदू सब लोग कहने लगते हैं इसको जरूर देखिए, इसको जरूर देखिए। उस तरह के जो आर्ट एंड कल्चर था वो धर्म के हिसाब से नहीं बटा था। मैं सिर्फ ये, क्योंकि अगर बटा होता तो शाहरुख खान की पिक्चरें इस तरह से हिट नहीं होती।
इन सब के बाद सरकार ने एक जस्टिस श्री कृष्ण आयोग की स्थापना की, जिसका मूल काम शुरू में था कि वो बॉम्बे रॉयट्स की बात करेगा, लेकिन वो बॉम्बे के स्पेसिफिक था, लेकिन बाद में उसने बॉम्बे ब्लास्ट को भी उसमें ले लिया गया था। तो बॉम्बे रॉयट्स के साथ साथ उसका जो अधिकार क्षेत्र था वो बॉम्बे ब्लास्ट तक हो गया था। उसने जब अपनी रिपोर्ट दी तो उसने रोल ऑफ शिवसेना बताया, उसने शिवसेना को इसमें सीधे सीधे दोषी ठहराया था। 2008 जब 1998 में रिपोर्ट आई, उस समय मनोहर जोशी जी शिवसेना के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने इसको सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया था, इसकी फाइंडिंग्स को। हालांकि शिवसेना के पूर्व सांसद मधुकर सरोबदार जो थे, उनको इसमें सजा हुई बॉम्बे रॉयट्स के लिए 2008 में। वो फिर बेल पे बाहर निकले और नॉर्मली फिर उनकी डेथ हो गई थी 2010 में। बॉम्बे ब्लास्ट ये भी जरा समझ लीजिए कि ये क्या था। 12 मार्च 1993 को बम्बई में 12 जगह पे विस्फोट होते हैं। उसी से 4-6 दिन पहले ही शरद पवार वहाँ के नए मुख्यमंत्री बने होते हैं, बिल्कुल नए मतलब उनके हाथ में प्रशासन आया होता है, और उन्होंने जिससे ज़्यादा ये कोई वायलेंट ना हो, समाज के बीच झगड़ा ना हो, उन्होंने एक फिक्टिशियस नाम चला दिया कि 12 नहीं 13 जगह ब्लास्ट हुआ है, और एक जगह ब्लास्ट तमिल टाइगर्स ने किया है, और जो मुस्लिम बाहुल इलाके का नाम दे दिया। क्योंकि अदरवाइज क्या हो रहा था, ये लग रहा था कि ये लग क्या रहा था, मुस्लिम लोगों ने ही इस ब्लास्ट को किया था। तो उसको कंटेन करने के लिए कि हिंदू मुस्लिम रॉयट्स ना हो, उन्होंने इसको किया था, और ये सफल प्रयोग रहा था। लोगों का तत्काल का गुस्सा कम हो गया था कि ठीक है, सब जगह ब्लास्ट हुए हैं इत्यादि। बॉम्बे ब्लास्ट के बाद एक चीज़ और शुरू हुई। दाऊद तब तक जाके पाकिस्तान बैठ चुका था। अब दाऊद जिसने बम्बई को कंट्रोल करता था, बम्बई के कंट्रोल करने से ज़्यादा जब दाऊद पाकिस्तान पहुंच गए तो अपने उन आकाओं के साथ उन्होंने अपना एक प्रभाव क्षेत्र भी बढ़ा लिया था, और वो एक तरह से जो मुस्लिम लोगों की जो बात होती थी, अब वो उसके संरक्षक बन गए थे, उसके पहरेदार बन गए थे। और उसी के विरोध में जो उनके सबसे क्लोज साथी थे, छोटा राजन, वो उनसे अलग हुए और वो हिंदुओं के संरक्षक बन गए। हालांकि बॉम्बे ब्लास्ट का उसके बाद मुकदमा चला, लोग पकड़े गए, उसमें 12 लोगों को मौत की सजा हुई। हालांकि बाद में लोग छूट गए थे, मतलब मौत की सजा से आजीवन कारावास हो गए थे। ओरिजिनली 12 लोगों को मौत की सजा, 20 को आजीवन कारावास। और इसी सब बॉम्बे ब्लास्ट वाले में अगर आपको याद हो, संजय दत्त भी पकड़े गए थे। संजय दत्त की बेल नहीं हो रही थी, आपको याद हो, किसने भागे भागे फिर रहे थे, सुनील दत्त साहब। फिर अल्टीमेटली बाल ठाकरे उसमें इन्वॉल्व हुए और उनको बेल मिली बाद में, हालांकि सजा भी उन्होंने काटी। इसमें यूसुफ मेनन को 30 जुलाई 2015 में फांसी हो गई, बॉम्बे ब्लास्ट के करीब करीब 22 साल बाद। इसी उसमें अगर आप देख लें तो एक इंसिडेंट को मैंने और कोट किया है। 26 नवंबर 2008 में जो मुंबई में के ताज होटल पे जो अटैक हुआ था, जो पाकिस्तान से टेररिस्ट आए थे, और उसमें से एक टेररिस्ट कसाब पकड़ा गया, फिर उसके ऊपर मुकदमा हमने अपने देश में चलाया, फिर उसको फांसी हुई, और कैसे फिर हमने पाकिस्तान ने उसको डिसोन किया, ये सब भी इसमें आपको मिलेगा। फिर मैं आ गया हूँ मतलब वापस राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद पे, जो एक लीगल विवाद चल रहा था उस जमीन के टाइटल को लेके। ये सबको देख के सितंबर 2010 में इसके बाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया, बहुत याद होगा जो, क्योंकि इस समय के लोगों को, काफ़ी लोगों को ये याद होगा, जिसमें एक 2:1 मतलब 2 और 1 के उसमें जजमेंट लखनऊ में डिलीवर हुआ, जिसमें जो डिस्प्यूटेड 2.77 एकड़ की ज़मीन थी उसको 3 हिस्सों में विभाजित किया गया। एक सुन्नी वक्फ बोर्ड को एक हिस्सा, बराबर का हिस्से में 3, एक सुन्नी वक्फ बोर्ड को एक हिस्सा, एक निर्मोही अखाड़ा को, और एक रामलला को। इस तरह से 3 हिस्सों में वो हुआ। इसी बीच 16 दिसंबर 1992 में जब ये बाबरी मस्जिद गिरी थी, उस समय सरकार ने एक लिब्राहन कमीशन नियुक्त किया था। लिब्राहन कमीशन का ये था कि टू प्रोब द डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद, और उस समय कहा गया था कि आप 3 महीने के अंदर इसकी रिपोर्ट पेश करें। लिब्राहन कमीशन ने 17 वर्ष लगाए, 48 एक्सटेंशन, ये करके 30 जून 2019 को 1029 पेज की अपनी रिपोर्ट सौंपी। उसमें साफ कहा गया था इस रिपोर्ट में कि इसके लिए सख्त कानून बनने चाहिए। जो धर्म से राजनीति को सत्ता हासिल करने की जो बात करता है, उसके लिए सख्त कानून बनने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है, लिब्राहन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ, कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस
प्लान्ड और सिस्टमैटिक था। इट वॉज प्लान्ड, पहले से प्लानिंग थी इसकी। इसमें बहुत से साक्ष्य इन्होंने लिए, बहुत से लोगों के स्टेटमेंट लिए, बहुत से लोगों की गवाही हुई। इसमें वीपी सिंह का स्टेटमेंट दर्ज किया गया, आडवाणी जी का किया गया, मुलायम सिंह यादव का किया गया, कल्याण सिंह यादव का, कल्याण सिंह जी का किया गया, बहुत से लोगों के इसमें स्टेटमेंट दर्ज हुए। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर हुई जिसमें यह कहा गया कि अब बीजेपी की सरकार 2014 में आ गई है और अब शायद न्याय नहीं मिल पाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके मद्देनजर सारे जो केसेस थे उसको ज्वाइन एक जगह किया और सब केस मिलाकर एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट बनाई, जिसमें जो सारे केस मिलाए गए थे उसमें कहा गया राम जन्मभूमि प्रकरण, और ये उन्होंने डायरेक्शन दिया कि इस केस में रोज सुनवाई होगी और 2 वर्ष के अंदर इसका जजमेंट आ जाना चाहिए। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि अब दूसरी तरफ चलते हैं। सितंबर 2010 में हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश या लखनऊ जो भी कहिए ने निर्णय दिया था कि 3 भाग में बांट दीजिए। इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में लोग गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने मई 2011 में इस जजमेंट जो 3 भाग में बांटने की बात थी उस पर स्टे लगा दिया था। इस बीच क्या होता है, चीज़ें तेजी से चलने लगती हैं और 2018 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई साहब बनते हैं। रंजन गोगोई साहब जब बनते हैं तभी वो आके फिर अनाउंस कर देते हैं कि हम एक टाइम बाउंड उसमें अयोध्या जो विवाद है उस पर हम एक जजमेंट ज़रूर करेंगे। 5 जज की बेंच बनती है, यूनानिमस डिसीजन होता है। 9 नवंबर 2019 को निर्णय आता है जिसमें ये कहा जाता है कि जो डिमोलिशन है वो इलीगल था, पर 2.77 एकड़ की जो विवादित भूमि है वो मंदिर के ट्रस्ट को दे देनी चाहिए। ट्रस्ट के क्रिएशन का भी उसमें आदेश होता है। इसके बाद जहां पे थोड़ा इसमें विवाद आता है वो ये है कि रंजन गोगोई साहब जब रिटायर होते हैं उसके 2-4 महीने बाद मार्च 2020 में वो एमपी राज्यसभा बन जाते हैं। रंजन गोगोई साहब के मैंने कुछ उनके जो केसेस हैं उसके बारे में जिक्र किया है और एक नई परंपरा उन्होंने जो डाली थी कि क्लोज एनवलप में सबसे वो मांगते थे, आप अपनी रिपोर्ट दीजिए क्लोज एनवलप में। उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स में वो क्लोज एनवलप में मांग रहे थे, सीबीआई डायरेक्टर का जो विवाद था उसमें मांगा गया था, रफाल डील में मांगा गया था। ये बेसिकली जो न्याय की मूल भावना है ना कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय हो रहा है ये होते हुए दिखना भी चाहिए, वो भावना कहीं ना कहीं इस पे उससे दूर ये दिखाई देता है। ये लेकिन उन्होंने शुरू किया था। जो 2 चीज़ें और याद रखने वाली थी कि एज कोलॉजियम एज वो उन्होंने जो हाई कोर्ट के या बाकी जजेस को जो उनको एक अभिभावक के रूप में उनको प्रोटेक्शन जो देना चाहिए वो नहीं दिए थे। उसमें से 2 केस मैं आपको जल्दी से याद दिला दूं। जस्टिस कुरैशी जो गुजरात हाई कोर्ट के बहुत ही सम्मानित जज थे, फिर उनको कैसे कैसे घुमा फिरा के फाइनली त्रिपुरा भेजा गया था और उनको सुप्रीम कोर्ट नहीं आने दिया गया। उनका सिर्फ अगर दोष है तो ये था कि अमित शाह साहब जो सोहराबुद्दीन केस में जिनके ऊपर चल रहा था केस, उनको उन्होंने जेल भेजा था, ये उनकी गलती थी। दूसरा, जस्टिस ताहिर रमानी जो चीफ जस्टिस मद्रास हाई कोर्ट की थी, उनको भी वहाँ से चीफ जस्टिस से हटा के उनको त्रिपुरा मेघालय भेजा गया और फिर उन्होंने रिजाइन हालांकि कर दिया था। उनके ऊपर केसेस भी, उनके ऊपर कोई जांच भी बिठा दी गई थी। उनका अपराध ये था कि उन्होंने बिल्किस बानो केस में सजा दी थी। रंजन गोगोई साहब के ऊपर जो एक और जो विवाद रहा वो था सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस, जो उन्हीं के मातहत एक काम करने वाली महिला ने उनके ऊपर यौन उत्पीड़न का मुकदमा किया था। उसमें सारे चीज़ों को किनारे रख के उन्होंने खुद ही सुनवाई करके और अपने ही द्वारा अपॉइंटेड एक कमेटी के द्वारा सुनवाई करके अपने को क्लीन चिट दिलवा दी थी और बाद में जब वो रिटायर हो गए तो इस महिला को भी क्लीन चिट मिल गई। एक अजीब सा केस था जहाँ पे विक्टिम और अक्यूज दोनों लोगों को क्लीन चिट मिल गई थी। फिर हम सीधे मैं इसके बाद आ गया हूँ जब 5 फरवरी 2020 को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने संसद में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का ऐलान करते हैं और उसमें 15 ट्रस्टी की बात होती है। वो 15 ट्रस्टी बाद में अपॉइंट हो जाते हैं और उसी में ये भी अनाउंस होता है कि ये 2.77 एकड़ लैंड तो कोर्ट ने दे ही दिया था, उसके साथ साथ 67.7 एकड़ जो भूमि अधिग्रहित की गई थी वो भी इस ट्रस्ट को दे दी जाती है। इस ट्रस्ट का जो कॉम्पोजिशन है वो ज़रा इंटरेस्टिंग है। 15 लोगों में 12 ब्राह्मण थे, कोई महिला नहीं है। मतलब जो महिलाएं जो पूरे घर में, जो आज किसी भी एवरेज हिंदू के घर में जो पूजा का मेन काम होता है वो महिलाएं ही ज़्यादा उसमें वो रहती हैं,
पारंगत भी ज़्यादा है, प्रबंधन की क्षमता भी ज़्यादा है, लेकिन इसके प्रबंध के लिए महिलाओं को नहीं रखा गया है। और एक चीज़ अजीब अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें कहा गया है कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं। तो इसमें यह है कि डीएम अयोध्या अगर हिंदू नहीं है तो वो इस ट्रस्ट का मेंबर नहीं होगा, उसका जूनियर होगा। ये हिंदुस्तान के, क्योंकि ये कोई पूजा के लिए ट्रस्ट नहीं है, ये प्रबंध के लिए है, ये हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के अगेंस्ट है। उसके बाद कार्यक्रम मोदी जी बनाते हैं कि 5 अगस्त 2020 में मैं शिलान्यास करूंगा। मेन कारण ये रहता है कि 5 अगस्त 2019 में उन्होंने 370 हटाई थी, तो उसका एक तरह से ये था कि नहीं 5 अगस्त को करना है। हिंदू मतलब जो हम लोग जो इस धर्म को मानते हैं और ईस्टर्न यूपी में जो धर्म मनाया जाता है उसमें चौमासे में कोई शुभ काम नहीं होता है, लेकिन ये चौमासा पड़ रहा था, उसके बीच में शिलान्यास की बात होती है। दूसरी बात इसमें मैंने जो हाईलाइट की है, हिंदू धर्म में कोई जब धार्मिक और शुभ कार्य होता है उसमें अगर आप शादीशुदा हैं तो पति पत्नी दोनों को बैठना आवश्यक है। मोदी जी शादीशुदा हैं, लेकिन मोदी जी अपनी पत्नी के साथ बैठ के ये पूजा नहीं करते हैं। तीसरी बात मैंने इसमें एक और उठाई है कि देश के प्रथम पुरुष के रूप में राष्ट्रपति को इस पूजा में बैठना चाहिए था, लेकिन शायद जो भी रहा हो निर्णय, क्योंकि उस समय वो एक दलित राष्ट्रपति थे, क्या उस कारण या जिस कारण भी हुआ वो इस पूजा को नहीं किए थे। चौथी बात मैंने ये उठाई है कि जो आरएसएस प्रमुख थे मोहन भागवत जी, वो इसमें बुलाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं धर्म और सरकार का जो एक फाइन लाइन होती है वो भी खत्म हो गई है। अब जो सरकार है, जो पॉलिटिकल पार्टी, वो एक कर दी गई है। इसके बाद वो वाला भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि उसी के साथ पटाक्षेप होता है। 30 सितंबर 2020 में जो सीबीआई का मैंने बताया था ना, सीबीआई कोर्ट एक बनाया था सुप्रीम कोर्ट ने, उस कोर्ट का निर्णय आता है। और सुप्रीम कोर्ट ने जब वो बनाया था सीबीआई कोर्ट, तो उसने क्या कहा था वो जरा लिख लीजिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में। इन द प्रेजेंट केस, क्राइम which shakes the secular fabric of the Constitution of India have allegedly been committed almost 25 years ago। उसने कहा है, लेकिन ये जो सीबीआई का फैसला आता है उसमें कहते हैं 32 जो अभियुक्त उस समय जीवित बचे हैं उनको पेश करने को कहा जाता है। 26 ही आते हैं। अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी सीनियर, बहुत उम्र हो गई है, उमा भारती जी का मेडिकल है, इनको सब अभियुक्तों को ये सीबीआई कोर्ट छोड़ देता है। उसका ये ऑब्जर्वेशन है कि ये जो बाबरी मस्जिद विध्वंस था ये प्री प्लान भी नहीं था, ये कोई इसमें प्री प्लानिंग नहीं हुई थी। और इनका कहना ये था कि सारे लोग जो थे इन्होंने भीड़ को समझाने की कोशिश की थी, उकसाने की कोशिश नहीं की थी। हालांकि उमा भारती जी की बहुत सी फोटो थी जिसमें वो मुरली मनोहर जोशी की पीठ पे चढ़ गई थी। खैर वो तो अब सीबीआई कोर्ट का वो था। अंत मैंने सिर्फ ये किया है एज एन हिंदू, एज एन इंडियन, कि जो युद्ध घोष है ना जय श्री राम से शांति और प्रेम का जो उद्बोधन है जय सिया राम तक कब आएगा, इसका इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने 20 चैप्टर देखे। अब आपसे आग्रह यह है कि इस किताब को लीजिए, पढ़िए। अभी ये अंग्रेजी में है, थोड़ा टाइम लग रहा है, शायद नवंबर तक ज़रूर हिंदी वाला अनुवाद आ जाएगा, लेकिन किताब पढ़िए और अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।